Continue with chapter cash flow statement. Today in this video we are going to discuss question number 49 of cash flow statement with adjustment. The balance sheet of Virendra Paper Limited as on 31st March 2020 is given to you, and notes to accounts is also given, under which fixed asset is given and which land, plant and machinery accumulated depreciation is given. And in the additional information, interim dividend is given, debenture interest is also given, and you are required to prepare cash flow statement. So I have already drawn the format of cash flow statement. Cash flow statement for the year ended 31st March 2020. Particulars rupees and rupees. सबसे पहले हम इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को डिस्कस करते हैं. सो मैंने लिख लिया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. इसके अंडर हम कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. इसके लिए कई बार हमें वर्किंग नोट बनाना भी पड़ सकता है, कई बार नहीं भी बनता. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन. इसके लिए आपको फॉर्मेट जो है वो लर्न होना चाहिए, तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. सबसे पहले हमें इसमें चाहिए होता है डिफरेंस बिटवीन द सरप्लस. सो डिफरेंस बिटवीन द सरप्लस आपको यहाँ गिवन है, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस के नीचे लिखा गया है सरप्लस, तो वो हमें मिल गया. इसके बाद हमें चाहिए होता था ट्रांसफर टू रिजर्व अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट. रिजर्व अगर होता तो यही होता, मतलब इस क्वेश्चन में रिजर्व नहीं है. देन प्रपोज डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर. प्रपोज डिविडेंड हमेशा हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन होता, वो भी पॉइंट हमें यहाँ नहीं गिवन. देन इट इज इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो वो आपको यहाँ गिवन है. सो अगर आपको एक भी वैल्यू मिल जाती है तो आपको इसके लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा. So let us calculate the working note first. So I have written working note number 1. हम क्या कैलकुलेट करने लगे हैं? कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. इसके लिए सबसे पहले मुझे चाहिए होता है डिफरेंस बिटवीन द सरप्लस, और उसके लिए होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग. सो आपको सरप्लस यहाँ गिवन है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 4,80,000 माइनस 3,75,000. इसको माइनस करके आपके पास आ गया 1,05,000. देन एड ट्रांसफर टू रिजर्व नॉट गिवन, प्रपोज डिविडेंड नॉट गिवन. आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में इंटेरियम डिविडेंड गिवन है, सो मैंने यहाँ लिख लिया इंटेरियम डिविडेंड. वो आपको कितना गिवन है? 75,000. सो मैंने यहाँ लिख लिया 75,000. देन प्रोविजन फॉर टैक्स. प्रोविजन फॉर टैक्स आपको हमेशा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में गिवन होता है और वो हमें करंट लाइबिलिटीज के अंडर गिवन होता है. यहाँ नहीं गिवन, मतलब वो पॉइंट इसमें नहीं है. देन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इफ डेबिटेड, वो हमेशा एडिशनल इंफॉर्मेशन से पता लगता है, वो भी यहाँ नहीं है. और लेस में हम करते थे रिफंड ऑफ टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इफ क्रेडिट, वो भी हमें यहीं से पता लगता है, मतलब वो इस क्वेश्चन में ये नहीं है. सो इसको हमने प्लस कर लिया, ये आपके पास आ गया 1,80,000. जो आपके पास ये फाइनल वैल्यू आई है, इसको अब हम फॉर्मेट के अंदर लिख लेंगे. और यहाँ मैंने मेंशन भी कर दिया वर्किंग नोट नंबर 1 से हमें ये वैल्यू का पता लगा है, दैट इज 1,80,000. फिर हम इसमें करते थे एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स. सबसे पहले हम इसमें ऐड करते थे डेप्रिसिएशन ऑफ द ईयर, डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर. सो इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान दें तो प्लांट एंड मशीनरी आपको गिवन है, accumulated depreciation गिवन है. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड accumulated depreciation. हमें फॉर्मेट में चाहिए डेप्रिसिएशन ऑफ द करंट ईयर, और यहाँ आपको गिवन है accumulated. accumulated का मतलब होता है कि हर साल हम इसमें डेप्रिसिएशन इकट्ठा करी जा रहे हैं, बट हमें जो यहाँ डेप्रिसिएशन चाहिए वो सिर्फ करंट ईयर की चाहिए. सो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले इसमें बैलेंस था 1,80,000 का, और इस साल के एंड में इसका बैलेंस हो गया 2,40,000 का. सो इसका क्या मतलब हुआ कि साल में हमने इसमें और पैसे डाले, सो दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है? 60,000 का. मतलब सो करंट ईयर में हमने इसमें कितने पैसे डाले हैं? 60 ईयर्स.
60,000 सॉरी, तो हमें यहाँ कितने चाहिए 60,000, क्योंकि हमने सिर्फ डेप्रिसिएशन ऑफ द करंट ईयर लिखना है। सो क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन अगर आपको गिवन होगा तो आपने दोनों के बीच में डिफरेंस लेकर यहाँ लिख देना है, तो इससे हमें ये पता लगता है कि साल के दौरान हमने इसमें और कितने पैसे ट्रांसफर करें। इसके बाद हमें चाहिए होता था फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, अमोर्टाइज्ड, कोई भी इनटेंजिबल एसेट जब कम होती है। सो क्वेश्चन में इनटेंजिबल एसेट हमें नॉन करंट एसेट्स के नीचे से पता लगती है, यहाँ है ही नहीं, सो वो पॉइंट हम स्किप कर लेंगे। देन इट इज इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, बैंक लोन, किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द ईयर। सो डिबेंचर को इंटरेस्ट दिया, सो मैंने लिख लिया इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 27,000 है, सो मैंने यहाँ लिख लिया 27,000। इसके बाद मुझे फॉर्मेट में चाहिए होता था लॉस ऑन सेल ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट, किसी भी फिक्स्ड एसेट को बेचा और लॉस हो जाए, इस क्वेश्चन में वो है ही नहीं। देन इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो भी इस पॉइंट क्वेश्चन में नहीं है। सो ऐड में आपको दो ही आइटम्स गिवन है, इन दोनों को मैंने ऐड करके बाहर लिख लिया, ये मेरे पास आ गया 87,000। फिर 1,80,000 और 87,000 को मैंने प्लस किया तो ये मेरे पास आ गया 2,67,000। लेस में हमें चाहिए होता था इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, तो कुछ भी आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, वो भी आपको नहीं गिवन। डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो भी आपको नहीं गिवन। सो जो आपके पास ये लेस में कोई आइटम नहीं गिवन, सो आपके पास जो ये फाइनल आंसर है इसको हम क्या बोल देंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस से तक आपको जो ये फॉर्मेट है वो आपको आना चाहिए। ये वाला पहला वर्किंग नोट वाला फॉर्मेट भी आपको पूरा रिवाइज होना चाहिए। उसके बाद एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम भी आपको रिवाइज होनी चाहिए। ओनली देन यू आर एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल करेक्टली। देन ऐड में हम करते थे कोई भी करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो या कोई भी करंट एसेट डिक्रीज हो, और लेस में हम करते थे इसका रिवर्स, अगर कोई करंट लाइबिलिटी डिक्रीज होती है और अगर कोई करंट एसेट इंक्रीज होती है। सो इसमें हमने सिर्फ करंट लाइबिलिटीज और सिर्फ करंट एसेट्स की बात करनी है। सो क्वेश्चन में डायरेक्ट हम करंट लाइबिलिटीज की तरफ चलते हैं। करंट लाइबिलिटीज में जो है आपको गिवन है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल पहले थे 90,000 के, बाद में हो गए 1,20,000 के। सो करंट लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, जब इंक्रीज होती है तो हम ऐड में लिखते हैं। सो यहाँ मैंने लिख लिया ट्रेड पेबल्स कितने से इंक्रीज हुए, पहले 90 थे, बाद में 1,20,000 हो गए, मतलब ये 30,000 से बढ़ गए। सो मैंने यहाँ लिख लिया 30,000। इसके बाद करंट लाइबिलिटीज में और कोई पॉइंट नहीं गिवन, हम करंट एसेट्स की तरफ आएंगे। करंट एसेट में सबसे पहले इन्वेंट्रीज आपको गिवन है। पहले इन्वेंट्रीज थी 4,20,000 की, बाद में हो गए 3,60,000 की। एसेट्स कम हो गई हैं, सो जब कम होती है तब भी हम इसको ऐड में ही लिखते हैं। सो मैंने लिख लिया इन्वेंट्रीज। सो इसमें कितने का डिफरेंस आपके पास आ रहा है 60,000 का, मैंने यहाँ लिख लिया 60,000। देन इट इज ट्रेड रिसीवेबल्स, पहले थे 2,25,000 के, बाद में हो गए 3 लाख के। सो ये इंक्रीज हो गए। जब करंट एसेट इंक्रीज होती है तो हम लेस में लिखते हैं। सो ट्रेड रिसीवेबल्स मैंने यहां लिख दिए। कितना इनमें डिफरेंस आ रहा है, द डिफरेंस इज ऑफ 75,000। सो मैंने यहां लिख लिया 75,000। इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, ये तो यहाँ कभी आता ही नहीं है। सो इट्स अबाउट करंट लाइबिलिटीज एंड करंट एसेट, इसके अलावा और कुछ नहीं इसमें आएगा। सो 30,000 प्लस 60,000, ये आपके पास आ गया 90,000। 2,67,000 में 90,000 प्लस किया तो ये आपके पास आ गया 3,57,000। यहाँ ए की वैल्यू है, सो इसको मैंने बाहर लिख लिया 75,000। ये लेस वाली है इसलिए मैंने ब्रैकेट में डाल दिया और लेस करके मेरे पास आ गया 2,82,000। अगर क्वेश्चन में मुझे इनकम टैक्स गिवन होता तो यहाँ मैं माइनस कर देती, बट इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। सो दिस इज अ फाइनल आंसर ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये पॉजिटिव आ रहा है, ये यहाँ मैं लिख दूंगी कैश फ्लो फ्रॉम
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर नेगेटिव आता तो आई विल यूज द वर्ड यूज्ड। मूविंग टू नेक्स्ट एक्टिविटी दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें हम करंट फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं। फिक्स्ड एसेट्स, सो फिक्स्ड एसेट्स आपको यहाँ गिवन है, इसके आगे लिखा गया है नोट नंबर 1। अब जब नोट नंबर 1 लिखा गया तो इसकी वैल्यू हम यहाँ से नहीं लेंगे, हम इसकी वैल्यू नोट नंबर 1 से ही लेनी पड़ेगी फिक्स्ड एसेट से। सो सबसे पहले इसमें लैंड लिखा गया है, पहले लैंड थी 3 लाख की, बाद में होगी 2,40,000 की। कम हो गई है तो कम होने का मतलब होता है हमने लैंड बेच दी, सेल कर दी। जब हम किसी एसेट को सेल करते हैं तो हमें पैसे मिलते हैं, इनफ्लो होता है कैश का, सो सेल पॉजिटिव होती है। हमने लैंड को सेल कर दिया, सो मैंने लिख लिया प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ लैंड। पहले थी 3 लाख, बाद में होगी 2,40,000, मतलब कितनी की मैंने बेची है 60,000 की। सो यहाँ मैंने लिख दिया 60,000 पॉजिटिव, क्योंकि सेल में पैसे का इनफ्लो होता है। फिर आपको गिवन है प्लांट एंड मशीनरी। अब क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन सेपरेट गिवन है, तो यहाँ मैंने ये वाली चीज तो देखनी ही नहीं है, मैंने सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी के सामने वाली वैल्यू देखनी है जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सो पहले लैंड थी, प्लांट एंड मशीनरी था 6 लाख का, बाद में हो गया 7,50,000 का, मतलब 1,50,000 से इंक्रीज हो गया है। इंक्रीज का मतलब मैंने और प्लांट एंड मशीनरी को खरीद लिया है। सो यहाँ मैं लिख दूंगी परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कितने से मैंने परचेज की है 1,50,000। अब जब परचेज होता है तो पैसा कंपनी के बाहर जाता है, तो इसको मैं क्या लिख लेती हूँ, एक नेगेटिव आइटम। और फिक्स्ड एसेट्स में कुछ नहीं गिवन, और अगर हम क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें तो यहाँ में कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी नहीं गिवन। सो इन्वेस्टिंग में सिर्फ यही 2 आइटम्स हमें गिवन है। इन दोनों को मैंने सॉल्व किया तो ये मेरे पास आ गया 90,000 नेगेटिव में। अब नेगेटिव में आ रहा है तो इसको मैं क्या लिखती हूं, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। Moving to next, our third activity is cash flow from financing activities। इसमें हम शेयर्स, डिबेंचर्स, बैंक लोन, उनका इंटरेस्ट, उनका डिविडेंड, इस सब के बारे में बात करते हैं। सो पहले शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल पहले थी 6 लाख की, बाद में होगी 7,20,000 की, मतलब हमने साल में शेयर्स और इशू किए। जब हम शेयर इशू करते हैं तो पैसा हमें मिलता है, कंपनी में पैसा आता है, सो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो मैंने लिख लिया इशू ऑफ शेयर कैपिटल। सो कितने की मैंने और शेयर इशू किए 1,20,000 का, सो 1,20,000 मैंने क्या लिख लिया, पॉजिटिव। इसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसमें आपको गिवन है डिबेंचर्स, पहले थे 4,50,000 के, बाद में हो गए ये 2,70,000 के। ये कम हो गए हैं, कम होने का मतलब होता है कि मैंने इनके पैसे वापस कर लिए, क्योंकि डिबेंचर उधार होता है, डेट होता है। सो पहले डेट ज्यादा था, उधार ज्यादा था, अब ये कम हो गया, मतलब मैंने उधार वापस कर दिया, वापस कर दिया। सो इसको मैं लिखूंगी रिडम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर। जब मैं पैसे वापस करती हूँ, कंपनी के बाहर पैसे जाते हैं, तो ये मेरे पास एक नेगेटिव आइटम हो जाती है। सो इसमें जो डिफरेंस है वो आपके पास है 1,80,000 का। सो 1,80,000 मैंने नेगेटिव में लिखना है, बिकॉज पैसों का आउटफ्लो हुआ है। इसके बाद और कुछ भी इसमें नहीं है फॉर्मेट में से। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरफ ध्यान दे तो इंटेरियम डिविडेंड आपको गिवन है, तो डिविडेंड भी तो हमारे शेयर से ज़्यादा रिलेटेड है, अगर शेयर ही यहाँ है तो उसका डिविडेंड भी यहीं आएगा। सो मैंने लिख लिया इंटेरियम डिविडेंड पेड, पे किया है, पैसों का आउटफ्लो हुआ है, सो नेगेटिव आइटम 75,000। इंटरेस्ट भी यहाँ आएगा क्योंकि डिबेंचर्स भी यहीं है, सो लिख लिया मैंने इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स
पे किया है, पैसों का आउटफ्लो है, सो ये भी मैंने 27,000 नेगेटिव में लिख लिया। इसके अलावा फाइनेंसिंग में और कुछ नहीं आएगा। इसको मैंने सॉल्व किया, ये मेरे पास आ गया 1,62,000 नेगेटिव में। अब ये नेगेटिव में आया तो यहाँ मैं लिख दूंगी कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब ऑपरेटिंग का फाइनल आंसर आया था 2,82,000 पॉजिटिव में। इन्वेस्टिंग का आया था 90,000 नेगेटिव में। फाइनेंसिंग का आया है 1,62,000 नेगेटिव में। इन तीनों को जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया फाइनल आंसर 30,000 बट पॉजिटिव आया। जब पॉजिटिव आता है तो यहां मैं लिखती हूं नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर नेगेटिव आता तो नेट डिक्रीज लिखती। फिर इसमें मैं ऐड करती हूं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सिर्फ ओपनिंग बैलेंस। सो ओपनिंग बैलेंस की तरफ ध्यान दें तो आपको गिवन है 1,50,000। सो मैंने यहाँ प्लस कर दिया 1,50,000। 1,50,000 और 30,000 आपके पास आ गया 1,80,000। और ये जो 1,80,000 है वो किसके इक्वल होना चाहिए? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। सो अगर हम क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें तो क्लोजिंग बैलेंस आपके पास 1,80,000 ही गिवन है। सो ये वाला जो आपके पास फाइनल आंसर आया क्लोजिंग बैलेंस 1,80,000 और जो आपका क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग बैलेंस गिवन होएगा ये बिल्कुल सेम होना चाहिए, तभी आपका न्यूमेरिकल सही होगा, नहीं तो आपने कोई गलती कर ली है। सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 49 कैश फ्लो स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स।